गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद शिव कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी विद शिव कुमार एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ज्योग्राफी सीख सकते हैं। जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, जेट के लिए, सेट के लिए, बेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजी पीजी सेमेस्टर के लिए भी आप ज्योग्राफी सीख सकते हैं। इसके लिए आप @ज्योग्राफी विद शिव कुमार हमारा यूट्यूब हैंडल है। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे @ज्योग्राफी विद शिव कुमार टाइप करके हमारे चैनल तक पहुंच सकते हैं। चलिए आज की हम चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, आज की चर्चा में हम भूगोल के पिता हेकेटियस के बारे में चर्चा करेंगे। हेकेटियस एक यूनानी भूगोलवेता थे। इनका जन्म स्थान मिलेटस नगर में हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनानी साम्राज्य जब अपने प्राचीन काल में चरमोत्कर्ष पे था तो मिलेटस जो है एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। देखिए, यहाँ पे प्रारंभ में जो हेकेटियस थे वो दर्शन और इतिहास से संबंधित थे, यानी वो इतिहासकार थे या दार्शनिक के तौर पे थे। और स्टार्टिंग का समय जो है वो उसी से अध्ययन और अध्यापन में संलग्न रहे। उनकी प्रमुख रचना जो है जिसका नाम है जेनियोलॉजीज। जेनियोलॉजीज जिसका हिंदी होता है वंशावलियों का अध्ययन। ये एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हीं से संबंधित किताब है, इसलिए हम इसमें समावेश कर दिए हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो जेनियोलॉजी जो है वो हेकेटियस की एक रचना है जिसका हिंदी होता है वंशावलियों का अध्ययन। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। अब बात आती है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहीं कहीं किताब में आपको एरेटोस्थनीज के बारे में लिखा रहता है कि एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। आप देखिएगा, वो स्टेटमेंट अपने जगह सही है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर सिंपली आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है और वहां पे हेकेटियस ऑप्शन हो तो आपको हेकेटियस को टिक करना है। ठीक है, हेकेटियस भूगोल के पिता हैं। आपको बताते हैं कि एरेटोस्थनीज को मार्टिन ने एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा है। मार्टिन ने एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा है। उसी तरह से एस्ट्रेबो ने भूगोल का पिता होमर को माना है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि अगर हम लोग भौगोलिक चिंतन का इतिहास स्टार्ट करते हैं, क्लासिकल पीरियड में देखते हैं, तो सर्वप्रथम हम होमर के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी रचना जो इलियड और ओडिसी। तो उसी के बेसिस पे स्टेबो ने होमर को भूगोल का पिता माना है। तो ये चीज तीनों स्टेटमेंट सही है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो हेकेटियस है, लेकिन मार्टिन ने एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा है, स्टेबो ने होमर को भूगोल का पिता कहा है। अब अगर ऑप्शन में नाम दे के दिया रहा कि मार्टिन ने किसको भूगोल का पिता कहा है, तो आंसर हो जाएगा एरेटोस्थनीज। अगर एस्टेबो ने किसको भूगोल का पिता माना है तो आंसर हो जाएगा होमर। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल वे में पूछता है कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा हेकेटियस। हेकेटियस, कहीं हेकिटियस भी लिखा रहता है, वो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा है। यहाँ पे देखिए, हेकेटियस को भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है? तो हेकेटियस की जो रचना थी, यहाँ पे देखिए उनकी जो प्रमुख रचना है जेस पीरियोडस। जेस पीरियोडस जो है ये 520 ईस्वी में लिखी है। इसमें पहला भौगोलिक ज्ञान जो है क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसलिए पहला क्रमबद्ध अध्ययन जेस पीरियोडस में मिलता है। इसलिए आधुनिक समय में जो है जेस पीरियोडस को भूगोल का पिता माना जाता है। देखिए, जेस पीरियोडस के बारे में समझते हैं। जेस पीरियोडस एक प्रादेशिक भूगोल की पुस्तक है जो कि दो खंडों में विभाजित है। पहला खंड में जो है यूरोप से संबंधित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और दूसरा खंड जो है उसमें एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के देशों का वर्णन मिलता है। तो हमको समझना है, पहला खंड में यूरोप महादेश
ये एक चीज और है, इनकी जानकारी के अनुसार ये पूरे विश्व को दो भागों में बांटा। उत्तर में बताया कि यूरोपीय महादेश है और दक्षिण में एशिया और अफ्रीका महादेश है, ऐसा वो चर्चा किए थे। ठीक है, देखिए यूरोपीय वर्णन के अंतर्गत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे टैनस की चर्चा की, टैनस डॉन नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी जो रचना है वहां डैनस टैनस सॉरी टैनस नाम से डॉन नदी को संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला आते हैं ईस्टर। ये चीज पूछ देता है, मिलाने के लिए एग्जाम में पूछता है, ईस्टर को ऐसे दे देगा डॉन नदी, डेन्यूब, डेन्यूब, काला सागर, इस तरह से। तो ईस्टर जो है वो डेन्यूब नदी है। ठीक है, ईस्टर के नाम से डेन्यूब नदी को जाना जाता था। हिरसेनियन, हिरसेनियन कैस्पियन सागर का नाम ये हिरसेनियन के नाम से प्रस्तुत किए थे। ठीक है, यूरोपीय रूस को वो स्कीसिया के नाम से संबोधित किए थे अपने रचना में। तो यूरोपीय रूस जो है, यूरोपीय रूस यानी कि आप देखेंगे तो पश्चिमी रूस हो जाएगा, और उसकी चर्चा स्कीसिया के नाम से किए हैं। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी यूरोप में यूरोप को वो कैल्ट के नाम से संबोधित किए हैं। तो कैल्ट के नाम से पश्चिमी यूरोप को संबोधित किए हैं, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। कैल्ट मिलाना है पश्चिमी यूरोप से, स्कीसिया को मिलाना है यूरोपीय रूस से। एर्सेनियन किसको बोला गया है, तो कैस्पियन सागर को। ये चीज को ध्यान में रखना। ये कैकेसस के उत्तरी भाग में कुछ जनजातियों का भौगोलिक विवरण और उसकी सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसको प्रस्तुत किए हैं अपने भौगोलिक ग्रंथ में। उसके अंतर्गत मेलन चेलेनी, डंडरजी, माग्यार ट्राइब, स्किथियन ट्राइब के बारे में चर्चा किए हैं। और ये कहाँ पे निवास करते हैं, तो काकेसस के उत्तरी भाग में, यानी कॉकेसस पर्वत है उसके उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, दे देगा स्टेटमेंट कि ये जो है कॉकेसस पर्वत के उत्तर में है कि दक्षिणी भाग में, तो उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मागियार हंगरी में निवास करती है, तो ये चीज को ध्यान में रखना। आगे हम लोग जनजातीय भूगोल के अंतर्गत ये सब चीजों को विश्लेषित करेंगे। देखिए, एशिया के प्रमुख देशों के रूप में वो ईरान और भारत को चिन्हित किए हैं, और वहां की जनजाति और उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसका चर्चा किए हैं, और नदियों का भी विवरण प्रस्तुत किए हैं। वो एशिया की प्रमुख नदी के अंतर्गत सिंधु, दजला, फरात नदी को मानते हैं। तो दजला यानी टिग्रिस, यूफ्रेटस, फरात। अफ्रीका को अपने वर्णन में लीबिया के नाम से संबोधित किए। आप आगे भी पढ़ेंगे तो हेरोडोटस भी जो विश्व को तीन महादेश बताया था विश्व को विभाजित करके, उसमें एशिया, यूरोप और एक लीबिया महादेश। तो लीबिया, अफ्रीका को पहले लीबिया के नाम से जाना जाता था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पृथ्वी के बारे में बोलते थे कि ये चपटी और तरस्तरी नुमा है, और यही मान के वो विश्व का मानचित्र बनाए थे। ठीक है, आपको दिखाएंगे, और उसमें चारों ओर से मानचित्र बनाए थे ये गोलाकार भाग में, और ये चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ ये भाग होता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नील नदी एवं तटवर्ती देश कार्थेज के बारे में भी विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। यहाँ पे याद रखिएगा, कार्थेज जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कार्थेज, वहां का विस्तृत रूप से वर्णन प्रस्तुत किया है, तो ये ध्यान में रखना है। तो नील नदी एवं तटवर्ती देशों का भौगोलिक वर्णन इसमें प्रस्तुत किया है। तो इसमें एक चीज समझ लेना है, पहला पार्ट में जो भी है यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट यहाँ तक था, तो पहला पार्ट में हम यूरोपीय रूस के बारे में चर्चा की। यूरोपीय रूस को स्कीसिया के नाम से, पश्चिमी यूरोप को कैल्ट के नाम से, मेलन, चेलनी, डंडरजी, माग्यार, स्किथियन ये जो है काकेशस के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति है, तो इसका वर्णन किया है। यहाँ से एशिया सेकेंड पार्ट में आ जाता है, एशिया और अफ्रीका। इस अफ्रीका को लीबिया के नाम से वर्णित किया है, और एशिया के प्रमुख देश ईरान और भारत को माना है, और वहां की जनजातियों के बारे में
वर्णन प्रस्तुत किया है, वहां का नदियों का विवरण दिया है, और सिंधु एवं दजला फरात को प्रमुख नदी माना है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। पृथ्वी को चपटी एवं तरस्तरी नुमा माना है, जैसा कि थेल्स माने थे, और वैसे मानते हुए मानचित्र बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम मानचित्र को थोड़ा सा दिखाते रहे। ये मैप है, और मैप में देखिएगा कि चारों ओर से ये जल से घिरा हुआ है। तो चारों ओर से आप देखिए डिस्क के समान जो है मैप है ना, तरस्तरी नुमा, है ना। इसमें देखिए ईस्टर नदी यानी डेन्यूब नदी को दिखाया है। यहाँ पे टैनस यानी डॉन नदी को दिखाया है। ठीक है, टिग्रिस, दजला और यूफ्रेटस जो है फरात का नाम। ठीक है, ये कारथेज यहाँ पे है, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा कारथेज, और इसका तटवर्ती भागों का ये भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किए हैं। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए लास्ट रिपीट हम स्पीड में कर दे रहे हैं, आप लोगों को देख लीजिए। हैकेटियस मिलेटस नगर का निवासी था। स्टार्टिंग में उनकी अभिरुचि इतिहास एवं दर्शन शास्त्र से संबंधित रही, और प्रारंभ में वो इतिहासकार एवं दर्शन शास्त्र के रूप में ही फेमस थे। उनकी जो प्रारंभिक जो ऐतिहासिक रचना है, जिसका नाम है जेनियोलॉजी, जिसका मतलब होता है वंशावलियों का वर्णन। ठीक है, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना थी जेस पीरियोडस, उसमें पहला क्रमबद्ध अध्ययन मिलता है, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये 520 ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई थी। जेस पीरियोडस जो है वो दो खंडों में विभाजित थी। पहला खंड में यूरोप के देशों का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत था, और दूसरा खंड में जो है इतिहास एशिया और अफ्रीकी देशों का वर्णन मिलता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। यूरोपीय वर्णन के अंतर्गत कुछ जो है एग्जाम में, खासकर यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछता है मिलाने के लिए, जैसे टैनस दे देगा कि टैनस मिलाइए, तो किससे मिलाना है आपको? डॉन नदी को, क्योंकि हैकेटियस जो है टैनस नाम से डॉन नदी को संबोधित किए। ईस्टर जो हो गया वो डेन्यूब नदी। ठीक है, उसी तरह से कैस्पियन सागर को हिरसेनियन के नाम से प्रस्तुत किया है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि तपोवन जो है उसको श्रीलंका के नाम से कौन बताया, तो वो सब चीज देखना है। ठीक है, ये सब चीज को, लेकिन कम से कम जगह का नाम, क्योंकि जगह मिलाने का दे देगा। तपोवन जैसे श्रीलंका को कहा जाता है, इरिथ्रियन सी किसको बोला जाता है, हिंद महासागर को किसको बोला जाता है, वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पे वो सब चीज को देखना है। यहाँ पे कॉकेसस पर्वत के उत्तरी भाग में ये कुछ जनजातियां निवास करती थी, उसके बारे में ये अपनी जो भौगोलिक विवरण में इसका वर्णन किए हैं, जैसे मेलन चेलेनी, डंडरजी, मागयार ट्राइब, स्किथियन ट्राइब, इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें बस क्वेश्चन ये दे देगा कि किस किस ट्राइब का वर्णन उनके ग्रंथों में मिलता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, और नहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए एशिया के प्रमुख देश के रूप में ईरान और भारत को माना था। वहां के जनजातियों का, वहां का नदियों का और अन्य भौगोलिक सामान्य विवरण प्रस्तुत किए थे। ठीक है, सिंधु और दजला एवं फरात को प्रमुख नदी माने थे। अफ्रीका को लीबिया नाम से वर्णित किए थे, ये चीज को अभी हम बताए थे। इसके अलावा पृथ्वी को चपटी एवं तरस्तरी नुमा माने थे, और उसी के आधार पर मानचित्र बनाए थे, जैसे कि हम अभी आप लोगों को मानचित्र दिखाए थे। नील नदी और उसके तटवर्ती देशों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो तटवर्ती देश कारथेज का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए तरस्तरी नुमा है। ठीक है, चारों ओर से जल सरिता या महासागर ऐसे बह रहा है, ये चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ कारथेज है, इसका भौगोलिक, ये भूमध्य सागरीय तटवर्ती देश है, ये सबका भौगोलिक वर्णन मिल जाता है। जो पहले दूसरे खंड में, इस वाला एरिया का पहले खंड में आपको इधर का मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे हम हेरोडोटस के बारे में चर्चा करेंगे। हेरोडोटस को समझेंगे कि वो इतिहासकार होते हुए भी भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने में किस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया। चलिए आइए, धन्यवाद।